सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मुल्क के माशी इस्तेहकाम और सरमायाकारों के एतमाद का दारोमदार दो अवामिल पर है, अंदरूनी अमन और सियासी हम आहंगी। अगरचे पाकिस्तान ने माइक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल कर ली है, लेकिन पायदार तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के खात्मे की कोशिशें अभी जारी हैं, जिसमें वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किरदार इंतहाई अहम है। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त दहशतगर्दों के लिए एक हॉट बेड बना हुआ है, जबकि सूबे में कायम PTI की हुकूमत सियासी वजूहात की बिना पर वफाक के मद्दे मुकाबिल खड़ी है। इस सूरत हाल में वफाकी वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने ऑफर की है कि अगर PTI दरख्वास्त दे तो इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल किया जा सकता है, जहां पार्टी रहनुमा और अहले खाना रोजाना उनसे मुलाकात कर सकेंगे। इस पर फिर PTI रहनुमा असद कैसर ने रद्द अमल दिया। उनका कहना है कि अगर वाकई हुकूमत संजीदा है तो इस पर गौर किया जा सकता है। सवाल यह है कि क्या मुतनाज़ा सियासी मामलात सेटल किए बगैर ऐसा मुमकिन होगा। उधर दूसरी तरफ हुकूमती इत्तेहाद में भी सब अच्छा नहीं है। अगरचे नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक सर्द जंग जारी है, लेकिन पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने अपनी CC के अंदर कहा है कि उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात है दूर करने के लिए 1 माह का वक्त दिया जाए। जबकि बलूचिस्तान असम्बली में नून लीग के रुकन ज़रक खान का कहना है कि सूबे में हुकूमत साजी के वक्त पीपल्स पार्टी से तहरीरी मुआहदा हुआ था, जिसके तहत उन्हें 2.5 साल के लिए हुकूमत दी गई थी। इसके अलावा आइनी बेंच का मामला भी हमारे सामने है कि उसका क्या नतीजा निकलता है। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। आइनी बेंच के अंदर ये फैसला होना है कि इस केस को आइनी बेंच सुनेगा या केस फुल कोर्ट के सामने रखा जाएगा। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फ़ाद हुसैन साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, नसरुल्लाह मलिक साहब, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। 2-3 इश्यूज़ हैं। एक इमरान खान की बनी गाला मुंतकली के ऑप्शन के ऊपर बात हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा वफाक की जो कन्फ्रंटेशन चल रही है उस पर बात हो रही है। वज़ीर ख़ज़ाना का बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया, हम उस पर बात कर रहे हैं। और हुकूमती इत्तेहाद के मसाइल, कुछ ये 4-5 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हमने आज डिस्कशन करनी है। आई विल स्टार्ट विद यू फ़ाद साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि ये जो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की जानिब से ऑफ़र की गई है ये सीरियस ऑफ़र है या सिर्फ ये टॉक शो का मटीरियल था? शुक्रिया। देखिए आदिल, मुझे तो ये लगता है कि अगर इस तरह की कोई बाकायदा ऑफर आनी हो जो कि सीरियस हो तो वो इस तरीके से टेलीविजन के ऊपर बैठ कर ना आए। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। पहले वो बैक चैनल पे बात होती है, खामोशी से रजामंदी जो है वो दूसरी साइड की उसको टेस्ट किया जाता है, चेक किया जाता है। ये कोई छोटी बात तो है नहीं कि इमरान खान साहब को जो है वो जेल से निकाल कर और बेल पर घर ले आया जाए। तो जिस तरीके से मामलात हल होते हैं तो उसमें ये तरीका नहीं होता कि आप उस खबर को टीवी पे ब्रेक करें। तो मुझे इसलिए लगता यूँ है कि मुझे हैरत होगी कि अगर वाकई में ये इतनी संजीदा ऑफर हुई, और मुझे हैरत इस बात पे होगी कि जिस तरीके से ये ऑफर हुई है। वरना मेरे ख्याल में अगर वाकई में हुकूमत संजीदा होती तो उसको टेलीविजन पे आके इस तरीके से बात ना करना होती, वो खामोशी से बैक चैनल। फ़ाद साहब, आपका लिंक गालिबन कुछ ऑडियो कनेक्शन का इशू हो रहा है इंटरनेट का। मलिक साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, मुझे ये बताइएगा आपको क्या लगता है कि ये ऑफ़र संजीदा है? अगर है तो क्यों है? दूसरा ये कि क्या कुछ ऐसा पक रहा है, ऐसा चल रहा है आपके ख्याल में? ऐसी कोई डिस्कशन कहीं पीछे हो ही होगी, वरना तारिक फजल चौधरी साहब इतनी बड़ी बात कह सकते हैं? मेरे ख्याल में तारिक फजल चौधरी साहब ने जो एक टॉक शो में बात की वो इसीलिए बात की कि ठीक है, इस पे जरा डिबेट भी होगी और PTI अगर इस पे कोई लोग कहना शुरू हो जाएंगे कि खान साहब को ये दरख्वास्त कर लेनी चाहिए। बाकी मैं फ़ाद साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ, इतनी संजीदा कोई कोशिशें ना हो रही हैं और ना मेरे ख्याल में अब माजी करीब में तो कोई ऐसी होती हुई नजर नहीं आती हैं। हाँ, जो अलीमीर गंडापुर साहब या जो मैं अमेरिका से जो बिजनेस डेलीगेशन आया था उसमें जो बातचीत जारी थी इनडायरेक्ट, उसमें ये चीज़ें थी कि हुकूमत जो है उनकी दरख्वास्त पर उन्हें बनी गाला शिफ्ट करने पर गौर कर सकती है। लेकिन ये कितनी मैच्योर होती है बात, शराइत क्या होती, किस तरीके से उन्हें शिफ्ट किया जाता, तो मेरा ख्याल है ऐसी सूरत हाल फौरी तौर पर तो है नहीं। और ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किसी एहतिजाजी सियासत से कुछ पीछे हटती हुई नजर आती है। लगता तो ये है कि ये दूरियां और बढ़ रही हैं।
ओके, दूरियां आपको और बढ़ती दिखाई दे रही हैं। और एक चीज़ और मलिक साहब ज़रा ये बताएं कि अगर ये जो तारिक फजल चौधरी साहब ने बात की आपके ख्याल में अपने तय कर दी है, या जिस तरह आप कह रहे हैं कि माजी में कुछ ना कुछ इस पर डिस्कशन हो रही थी, अगर वो दरख्वास्त दें उस कॉन्टेक्स्ट में कर दी है? देखिए, हुकूमती जो है सफ़ों के अंदर ये बात पाई जाती है, बाद लोगों की ये राय है कि अगर इमरान खान साहब ये दरख्वास्त हुकूमत को करेंगे और ये करें तो उसके बाद उन्हें बनी गाला को सब जेल करार दे दिया। जो यकीनी बात है जेल ही होगी। अब वहाँ पे कोई ऐसी सहूलियात तो नहीं होगी कि अपनी मर्जी से इमरान खान साहब रह सकेंगे। अब सब जेल में तो यही होगा कि जिसने भी मुलाकात करनी है प्रोसीजर वही जेल मैनुअल होगा, उसके मुताबिक ही होंगी। ये राय पाई जाती है PMLN के अंदर बाज़ हल्कों में। राइट। फाज साहब, आपको लगता है अगर ऐसी कोई चीज़ हुई तो PTI ऐसी किसी ऑफर को या इमरान खान कबूल कर लेंगे? और दूसरा ये जो बात कर रहे हैं मलिक साहब के प्रोपेगेंडा को सेट असाइड करने के लिए जो एक गवर्नमेंट हीट फील करती है, प्रेशर रोज़ एक नई PTI की तरफ से एलिगेशन आती है अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट, तो क्या हुकूमत इस तरफ सोचती होगी? लेकिन हैविंग सेड दैट, क्या PTI इसको कबूल यानी इमरान खान कबूल कर लेंगे इस ऑफर को? देखिए, मुझे तो लगता है कि कबूल नहीं करेंगे, और इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑफर के पीछे जो मकसद मुझे नजर आता है वो है ये कि इमरान खान साहब को जो एक डिफाइंस का बयानिया है उसको तोड़ा जाए, उसको डाइल्यूट किया जाए, उसको नुकसान पहुंचाया जाए। और ये बात दुरुस्त है कि अगर वाकई में लेट्स अज्यूम फॉर अ सेकंड कि ये ऑफर सीरियस है और ये ऑफर उनको दी जाती है और वो एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर आप खुद सोचें कि वो ऑप्टिक्स क्या होंगे कि इमरान खान साहब एक खत लिखेंगे, एक दरखास्त लिखेंगे जिसमें वो रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को कि जी मुझे यहाँ से मूव किया जाए। ये तो अगर इस तरह का वो कुछ लिखते भी हैं तो ये तो उनका जो एक बयानिया है जिस तरह अभी मलिक साहब बात कर रहे थे वो तो बिल्कुल फारिग हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल में ऑफर जो है ये एक पॉलिटिकल चाल है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें वो ये कह सकेंगे देखें जी हमने तो अपनी तरफ से बड़ी फरागदिली का मुजाहरा किया है, वो खुद ही नहीं माने, और अगर वो मान लेते हैं तो फिर भी गवर्नमेंट जो है उसको एक अपनी बयानिए को मुस्तहकम करने के लिए एक और रीजन मिल जाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल के ना तो ये ऑफर सीरियस है और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सेप्ट करेगा। अब फाज साहब जरा ये बताएं, नवंबर में आपको एक बार फिर PTI इस्लामाबाद आती दिखाई दे रही है? देखिए, जो अभी ऐलान हुआ है कल सलमान राजा साहब ने जो ऐलान किया है कि जी कराची में अगले महीने वो बहुत एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, उसके बाद हैदराबाद में भी एक्टिविटी करेंगे और उसके बाद सड़कें गर्म करने का प्लान रखते हैं। मुझे लगता यूं है कि जो नए वजीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो खामोशी से तो बैठेंगे। उन्होंने अपने भी क्रेडेंशियल बर्निश करने हैं, उन्होंने ये भी प्रूव करना है कि इमरान खान साहब ने जो उनको लगाया है तो बिल्कुल दुरुस्त लगाया है, और उनको लगाने के पीछे जो सोल रीजन था वो था ये कि वो गवर्नमेंट को आड़े हाथों लें। तो अब वो मुजाहिमत की सियासत का मतलब ये होगा कि वो इस्लाम पर चढ़ाई करें या कुछ और करें, ये क्लियर होता जा रहा है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया है कि सियासत अब सड़कों पे ही करनी है और कॉन्फ्रेंटेशन के जरिए करनी है। वो किस शक्ल, कौन सी शक्ल इख्तियार करती है वो हमें देखना पड़ेगा। ओके। और मलिक साहब, आपके ख्याल में ये जो कन्फ्रंटेशन जारी है इस दफ़ा फेडरल का रिस्पांस क्या होगा? क्योंकि जो हम बयानात सुन रहे हैं वफाकी वज़रा के वो तो बड़े सख्त और ख़तरनाक आ रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त सियासत करने का वाहिद रास्ता यही है कि वो एजुटेशन की सियासत करें, और इसलिए कि उनका जो कारकुन है, उनका जो सपोर्टर है, इवन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उसे परफॉर्मेंस से भी कोई गर्ज नहीं है। वो कोई काम ना करें लेकिन एजुटेशन करते रहें तो वो उसके ऊपर भी वो मुतमईन है, क्योंकि एक माहौल या एक बयानी ऐसा बना दिया गया है कि इमरान खान साहब जब जेल से बाहर आएंगे तब कौम के मसाइल हल होंगे। यानी ये अब चीज़ नीचे तक उनके कारकुनों और उनके जो फैन क्लब है या उनके जो सपोर्टर्स हैं उनके दिमागों में बिठा दी गई कि इमरान खान साहब का जेल से बाहर आना और दोबारा वजारत उज़्मा के मनसब पर बैठना यही इसी मुल्क के मसाइल का हल है। बाकी दरमियान वाली बातें वो सुनने को तैयार नहीं है। ये खैबर पख्तूनख्वा के जो नए वज़ीर आला हैं, लेकिन स्टे एट दिस पॉइंट मलिक साहब, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। लेकिन मलिक साहब, मैं एक और सवाल आपसे एडिशनल करना चाहता हूँ। ये जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये बयानिया तो PTI पिछले 10-15 साल से सेल कर रही है कि जब वो पावर में आएंगे तो वो चीज़ों को तब्दील करेंगे या उनकी गवर्नमेंट बनेगी तो तब्दील होगा। उन्होंने सूबे में हुकूमत ली, उसमें गलतियां हुई, उन्होंने कहा सूबे से हमने गलतियां की, अब वफाक में सीखा। सो ये कहना कि इमरान खान पावर में आएंगे, ये तो पहले से कहते आ रहे हैं, वो तो पिछले एक दिहाई से कहते आ रहे हैं जब वो पावर में आएंगे तब मसाइल हल होंगे, एंड वी हैव सीन हिज गवर्नमेंट। देखिए, मेरे ख्याल में उन्होंने ये बयानिया भी बना लिया कि इमरान खान साहब को ना निकाला जाता, उनको अपनी मुद्दत पूरी करने दी जाती तो शायद मुल्क के मसाइल हल हो चुके होते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान साहब इक़्तिदार से निकले तो मजलूम बने, फिर जेल चले गए तो मजलूम बन गए,
और फिर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हुए तो फिर वो मजलूम बन गए। ये मजलूमियत का जो वोट होता है, ये हमदर्दी का जो कार्ड है, ये पाकिस्तान में हमेशा पॉपुलर रहा है। मियां नवाज शरीफ को आपने बाहर निकाला इक़्तिदार से तो वो पॉपुलर रहे, खत्म नहीं हुए। इमरान खान साहब जेल से बाहर निकल के 1 साल के लिए जलसे करें और हुकूमत के साथ या इलेक्शन की तैयारी करें तो शायद हालात और होंगे। जेल में बैठे हुए इमरान खान की मकबूलियत को एक डेंट डालने के लिए हुकूमत को बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। ठीक, न्याजी साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे न्याजी साहब बताइएगा, ये जो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने बात की है, आपको लगता है ये ऑफर कोई संजीदा है हुकूमत की तरफ से या फिर सिर्फ टॉक शो की डिस्कशन थी? एक ज़रा इस पर आपका कमेंट चाहता हूँ। और आपको लगता है कि अगर ऐसी कोई ऑफर हुई तो इमरान खान उसको कबूल कर लेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया डियर आदिल। असल में जब तक आपको साको सबाक का ना पता ना, मैंने नहीं सुनी। मैं तो सोशल मीडिया के आप सब लोग जो हैं उसके किसी न किसी तरीके से इन सारी चीज़ों को मुतासिर होते हैं। आप लोगों की एक फ़िक्रा मलिक साहब का आपको उड़ा के रख दिया जाता है। तो साको सबाक में शायद उसका पता नहीं क्या था, आया वो संजीदा ऑफ़र थी, आया वो किसी बात के जवाब में उन्होंने कुछ सरसी बात की। मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता। 2 चीज़ें जहन में रखें। हुकूमत तो खैर इसको अहमी हम गिनती में कर रहे हैं। असल तो इमरान खान साहब का जो इस वक्त जो है जो कंट्रोल उनका जो मुकाबला है या जिनके साथ उनका मार्का हक व बातिल है, वो तो एस्टेब्लिशमेंट है। और ये कोई नया हमारे यहाँ कारोबार नहीं है। हम पिछले 50, 60, 70 साल से ये कई दफ़ा देख चुके हैं सियासतदानों का एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ, उसकी मकबूलियत और उसी का जो है वो माल बेचना और उसके ऊपर जो है अपनी सियासत जो है वो उसको 4 चांद लगाना। अब इमरान खान साहब जो है वो एक बयानिया लेके जब चले एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, तो आप ये पहले दिन में रखें कि यही दिसंबर 2021 था, वीज़ा 22 था। इमरान खान साहब को कुछ चिमटे से उठाने के लिए तैयार नहीं था। चुनाचे जैसे उन्होंने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया लिया तो उनको एक मकबूलियत मिली। अब एक बात पहले तो ये बात जहन में बिठा ले। दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है उसकी जो वजह है एक ही है। जैसे मलिक साहब ने कहा कि ना उस्मान बुज़दार साहब की वजह से उनको मकबूलियत मिली है, क्या उन्होंने 1 करोड़ घर बना दिया है, क्या 50 लाख नौकरियाँ दे दी हैं, कौन सी चीज़ है, कौन सा निज़ाम है, उनसे निज़ाम चल ही नहीं पाया। कोई मेगा प्रोजेक्ट किया है तो ये मकबूलियत कहाँ से है? वो मकबूलियत जबकि दिसंबर 2021 जनवरी 2022 में तहरीक इंसाफ वाले जो है लंदन पहुँचे हुए थे नवाज शरीफ साहब से टिकटों की भीख मांग के। और जरदारी साहब का फेमस बयान था कि नवाज शरीफ 35-40 बंदों का अकोमोडेट कर लें तहरीक इंसाफ के तो मैं उनकी हुकूमत कल गिरा दूँगा। ये वजह ये नहीं थी कि इमरान खान साहब से कोई अंदर से कोई बददिल थे, ये थी कि उनको ज़मीन के ऊपर जब वर्कर्स का प्रेशर होता है या वोटर जो है वो आपके साथ छोड़ देते हैं या साथ बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, तब उसी के मुताबिक अपने सियासी फैसले करते हैं। दूसरा एक अहम असूल ज़हन में रखें कि सियासतदान को जेल में रखना जो है ये बड़ा मुश्किल काम है। ये हकीकत है कि उससे ज़्यादा जिन लोगों ने रखा होता है उनकी जान जोखिम में होती है। ये आपने देखो कि नवाज शरीफ को किस मिनटे तरले करके भेजा है। मैं ये बात कई दफ़ा दोहरा चुका हूँ कि मार्च 2019 में नवाज शरीफ साहब के साथ हमारी जेल में मुलाकात हुई। बहुत सारे लोग थे, उनमें मैं एक था। नवाज शरीफ साहब ने कमाल में शफ़क़त से फरमाया कि जी मेरे से उन्होंने पूछा और मुझसे गुफ्तगू शुरू कर दी। तो मैंने कहा जी मियाँ साहब मैंने 2 बातें आपसे करनी है और ये इमरान के पराये में कर रहा हूँ। मैंने कहा पहली बात यह कि ये लोग आपको जेल में नहीं रख सकते। दूसरा मेरे बात जेल में रख लें कि जहाँ आप बैठे हैं 2 साल बाद इमरान खान साहब इसी जगह बैठे होंगे। लेकिन आपने ये उस वक्त नहीं होना है कि जब आप इमरान खान वाला रोल अदा करेंगे और इमरान खान आप वाला रोल अदा करेगा। खुदा के वास्ते आपने इमरान खान जो आज रोल अदा करे एक ताकतवर हल्कों का मोहरा बन के, आपने मोहरा अब नहीं बनना। खैर ये और कहानी है। इमरान खान साहब जो है जेल के अंदर रह के, और दूसरा जो है जो इमरान खान साहब खतरनाक काम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि वो इश्तियाल दिला रहे हैं। और ये पहले 5-6 महीने पहले ये सूरत हाल नहीं थी, लेकिन वो दरमियान में वो अंग्रेजी में कहते हैं ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, वो तरह की जो सूरत हाल से उससे 2-4 थे। अब उन्होंने आगे बड़े एक अरसे से इश्तियाल दिला रहे हैं। अब ये हालात हैं कि मेरे ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अगर मैं एस्टेब्लिशमेंट की जगह होता तो मेरे लिए एक लाजन हल मसला होता, मसला फिर गौरव होता कि यार मैं इसको कैसे हल करूँ। भुट्टो साहब के वक्त में आसानी हो गई। उन्होंने जब इस तरह का सख्त रवैया अख्तियार किया तो जो हक साहब को एक क्लू मिल गया, उन्होंने उठा कर भुट्टो साहब को हमेशा के लिए फारिग कर दिया। मेरी बात ज़हन में रखें, ये ज़ियाउल हक वर्सेस रुकाली भुट्टो जो है पार्ट 2 फिल्म चल रही है। ये बिल्कुल वही तरीके हैं कि इमरान खान साहब वही ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। भुट्टो साहब ने ज़ियाउल हक के या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ किया, उनको इश्तिहाद दिलाया। ताकत का एक अपना जोम होता है, लेकिन
लोग अगर मुतासर हो रहे हैं तो किसी ताह पे चले जा सकते हैं। अब ये कुछ पिछले 2-3 हफ्तों से एक फीलर छोड़ गया, ये खबरों से फीड की जाती है कि इमरान खान साहब को मुंतकिल किया जा रहा है। मैंने कॉल किया, मैंने कहा जी मैं, और पहले भी इसका इशारा था लिखा, फिर वाज़ेह तरीके से लिखा कि इमरान खान साहब को हाई सिक्योरिटी जोन से मिलाकर मिलिट्री के जेल में डालेंगे। दूसरा इसका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फैज़ हमीद साहब जो हैं उनको 1.5 साल से उन्होंने कोई इनको उसके उस पर नहीं बैठाया हुआ, अंडों पर नहीं बैठाया हुआ। मेरा अपना बेटा जो है मिलिट्री को ट्रायल फेस कर चुका है, मेरे कई दोस्त कर चुके हैं, मैं एक अरसे से जानता हूँ। मुख्तलिफ ये 2 जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के वक्त में दर्जनों सियासी कारकुनान जो थे मिलिट्री ट्रायल को में 10-10, 15-15 साल की सज़ा होती थी, 3 दिन का 2 दिन का ट्रायल होता था। इसके होता ही नहीं, जब पकड़ते ही तब है जब उनके पास बकौल उनके अनफ सबूत होते हैं या जिसको वो कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहते हैं। फैज़ हमीद को उन्होंने इसलिए रखा हुआ है कि हकीकत है कि मेरा ख्याल है कि वो दानिशमंदी का सबूत दे रहे हैं कि फैज़ हमीद से को ताकि इमरान खान साहब को मामला करना चाहते हैं तो कर दें। और यही इमरान खान साहब के जैसे मलिक साहब फरमा रहे हैं, उनके हक़ में यही है कि कोई ऐसा तरीका निकाले कि अपने लिए नहीं तो अपनी पार्टी के लिए, कोई वर्कर के लिए निकाले। उनको अब इक़्तिदार में कोई नहीं आने देता, लेकिन वो ये समझते हैं कि अगर मैं ऐसे जाऊँ कि मुल्क के अंदर कोई उसके बाद कोई तबाही हो जाए, बर्बादी हो जाए, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर ना हुआ तो भुट्टो साहब के वक्त में कुछ नहीं हुआ था, फिर क्या फ़र्क पड़ा था? क्या भुट्टो साहब की कुर्बानी किसी काम आई? नहीं, बल्कि उनको नुकसान पहुंचा गई। पीपल्स पार्टी उसी दिन ही खत्म हो गई थी जिसे भुट्टो साहब फांसी चढ़ गए थे। हालांकि उनके पास लेगेसी भी थी, उनके पास आगे चलाने के लिए बेनज़ीर साहब के पास एक उनका बयान था, इनके पास तो जानशीन ही कोई नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट मिल जाती है, गवर्नमेंट मिल जाती है कुर्बानियों के बाद, लेकिन पावर दोबारा नहीं मिलती। 2 फिक्रे में कह दे, मेरे ख्याल है शायद पावर नहीं मिलेगी। नवाज शरीफ साहब की मिसाल आपके सामने है। जी जी जी, मतलब आज भी उनको खुल के तकरीर करने की इजाज़त है। एक तो सेहत भी उनकी इजाज़त नहीं देती, लेकिन उनकी सियासत अमलन को ख़त्म हो गई है। ये इमरान खान को समझना होगा कि इनसे पहले ये वाहिद बंदे नहीं थे। बेनज़ीर जब आई तो क्या आई, जिन्होंने फांसी दी उन्हीं से समझौता करके, जो भुट्टो साहब ने किया 83 में गई, फिर उन्हीं से समझौता करके 86 में वापस आई, फिर उनके साथ जिन्होंने बाप को फांसी दी थी 88 में उनके साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई, और आज तक जितनी इक़्तिदार मिला नवाज शरीफ खान साहब के खिलाफ मुफाहमत करके मिला, नवाज शरीफ साहब को मुफाहमत करके बेनज़ीर के खिलाफ मिला। मैं यकीन, मेरे लिए इस चीज़ें सुहाने रूह हैं। मैं बड़ा डेमोक्रेट हूँ। मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे को पाकिस्तान वो दिन देखे, आईने पाकिस्तान के साथ मुल्क चलता देखे, जो अब मेरा नहीं ख्याल कि मेरी ज़िंदगी के अंदर ये हो सकता है। लेकिन जो आज खेल हो रहा है ये ख़तरनाक है। इमरान खान साहब के लिए है कि अब 2-3 दिन के फिर मौखर हो गया है। मेरा ख्याल है जो तारिक फजल चौधरी के सवाल के पराये में हो सकता है कि मैं दूर की कोड़ी ला रहा हूँ, मेरे पास इल्म नहीं है, तजिया कर रहा हूँ कि वो शायद इस वजह से यही बातें हो रही हैं कि फिर एक उनको दी गई है। फिर इमरान खान साहब के में भी मैंने 2-3 हफ्ते में नरमी देखी है। अलीमा खान साहबा को स्पोक्स पर्सन से हटाना, शायद ये भी हो कि सख्त बयानी अब मैं अभी आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। उनकी तरफ से कुछ ट्वीट से भी सख्त नहीं आ रही पिछले चंद दिनों से, जो पहले वो कहते थे कि मेरी शायद ट्वीट्स जो है ज़्यादा सख्त करके पेश की रही हैं, जो कि यूट्यूबर के एक स्याप है जो हमारे सामने है। ये मेरा ख्याल मुख्तसर सी बात है। हालात जो है ना इस वक्त बड़े जो है एक उसमें है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनके अंदर एक मेरा दिल करता है कि इमरान खान साहब सेशन के दरमियान में कोई मफाहमत हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी और दोनों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त होने का अमकान। राइट, यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और अहम इशूज़ डिस्कस करेंगे। एक बार फिर PTI नवंबर में एहतजाज की तैयारियां पकड़ रही है। देखना ये है कि किस हद तक वो उसमें इस दफ़ा कामयाब हो सकेगी या वही नतीजा निकलेगा जो माजी में निकला। ब्रेक के बाद इस पर ज़रा बात करेंगे। वेलकम बैक। फाद साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट न्याजी साहब का। वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ हासिल करके भी कुछ नहीं हासिल कर सकेंगे, और बड़ी अच्छी एग्जांपल है हमारे सामने। वाकई पीपल्स पार्टी उस कुर्बानी के बाद ज़िंदा तो हुई, गवर्नमेंट्स भी मिली, लेकिन पावर जो भुट्टो साहब ने एंजॉय की थी वो उसके बाद पीपल्स पार्टी को कभी वो पावर देखना नसीब नहीं हुई। सो एक तो ये न्याजी साहब का ये ख्याल है कि वो कोई गुजारा कर लें तो बेहतर है, और दोनों साइडों के लिए बेहतर है कि वो गुजारा कर लें, और आपको वो गुजारा करते नज़र नहीं आ रहे, जिस तरह आपने पहले भी अपने कमेंट में ये बात की थी।
तो क्या ये वाकई एपिसोड 2 है 70s का? और क्योंकि मेरी भी ये कंसिस्टेंट पोजीशन रही है, लेकिन मैं इस वक्त अपनी राय का इजहार नहीं कर पा रहा, लेकिन मेरी भी ये कंसिस्टेंट पोजीशन रही है और बहुत पहले से मैं ये पोजीशन लेके बैठा हुआ हूँ कि हालात उस तरफ ही जा रहे थे। सो आपको क्या लगता है ये एपिसोड 2 है, लेकिन उस एपिसोड से जो कुछ निकला क्या वही कुछ अब दोबारा निकलेगा पाकिस्तान में? मैंने जरा मुबहम अंदाज में बात किया, आप जरा इसको खोल के इलैबोरेट कर दें। देखिए, ऑब्वियसली ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि एक्चुअली क्या होगा, लेकिन अगर आप वो देखें कि वो तमाम तर फैक्टर्स जो कि इस सूरत हाल को, जो आज मौजूदा सूरत हाल है, उसको डिफाइन कर रहे हैं, तो हमें उसमें क्लियरली नजर आ रहा है कि एक तरफ एब्सोल्यूट पावर है स्टेट के अंदर और स्टेट का जो क़यादत है, और दूसरी तरफ जो है वो इमरान खान साहब जो कि एक मकबूल तरीन लीडर हैं, जेल में हैं और डिफाइंट हैं और बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नजर नहीं आते, बल्कि शायद उनके लबो लहजे में और उनकी जो सोच है उसमें और ज्यादा सख्ती आ रही है। अब इस सूरत हाल में से निकलने का तरीका क्या है? दो ही तरीके हैं, या एक तो ये कि जी कोई कॉम्प्रोमाइज हो, इमरान खान साहब और उनकी जमात जो है वो दो तीन कदम पीछे हटे, एस्टैब्लिशमेंट कुछ नरमी दिखाए और कहीं किसी तरीके से कोई एक दरमियान का रास्ता निकले। दूसरा ये है कि बस ठीक है, फिर कोई एक जीतेगा और कोई एक हारेगा। देखिए फाज़ साहब, ये सॉरी फॉर इंटरप्शन, वो जो न्याजी साहब बात कर रहे हैं, देखिए इसी पॉइंट को पिक करता हूं मैं दोबारा। अब हमारे पास दो सिनेरियोज हैं, एक तो ये कि ये कन्फ्रंटेशन करें, एक रिजल्ट निकलेगा जिसकी आप बात करें, दूसरा ये कि दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ी थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करें, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को या गवर्नमेंट को ये सूट करता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो और लॉन्ग टर्म हो, ताकि ये थोड़ा सा इकोनॉमिक क्राइसिस और ये जो टर्मोइल है हमारा वो जाए। उनको ये सूट करता है कि उनकी पॉलिटिक्स बंद गली में चली गई है, वो थोड़ी सी ऑक्सीजन लें भी और ऑक्सीजन दे भी, ताकि एक स्पेस पॉलिटिकल भी क्रिएट हो और एक अगले सेटअप के लिए जो भी फ्यूचर में बनना है इलेक्शन की सूरत में वो निकले। सूट तो ये बहरहाल दोनों को करता है, दोनों के लिए इसके अंदर विंडो मौजूद है। लेकिन अगर ये फैसला करना है तो अल्टीमेटली जो हमारे अक्सर हम सुनते हैं बात कि हमारे तमजाकार या समझदार या सियासतदान लोग जो तजुर्बेकार सियासतदान हैं वो कहते हैं कि स्पेस पॉलिटिशियन नहीं क्रिएट करनी होती है। अगर ये एब्सोल्यूट फेलियर हो जाता है इस सारे प्रोसेस का, जहां पर हम देखते हैं हमारी पार्टीज में भी डेमोक्रेसी नहीं है और जब इस किस्म के डिसीजंस लेने की बारी आती है वहां भी हम फेल हो जाते हैं, तो फिर हम कहां खड़े होंगे? फाज़ साहब देखिए, वो तब तो फिर अगर ये बिल्कुल ही हर तरफ से जो मामलात हैं वो एक बंद गली में चले जाते हैं और हमें कहीं से रास्ता निकालना जो है वो नामुमकिन लग रहा है, तो फिर तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल बन जाएगी। और यही वो खतरनाक सूरत हाल है जिसको अवॉइड करना मेरे ख्याल में सबके इंटरेस्ट में है। लेकिन इस वक्त मामला इस तरह यहाँ पे आके खड़ा हो गया है कि जो 2-2.5 साल से जो एक एडवर्सेरियल रिलेशनशिप बना है पीटीआई में और एस्टैब्लिशमेंट में, उसमें हर गुजरते दिन जो ट्रस्ट फैक्टर है वो कम होता जा रहा है। और मेरे ख्याल में अब तो सूरत एक ऐसे नहज पे खड़ी हुई है कि कोई भी जो साइड है वो दूसरे को ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और कोई गारंटर ऐसा है नहीं जो किसी भी तरह की डील या समझौता या कॉम्प्रोमाइज या दरमियान का रास्ता निकालने के लिए जो है वो गारंटी दे पाए। इसलिए इस वक्त मुझे ये लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट ने ये सोच लिया है कि हमारे पास एक अपर हैंड है, डोमेस्टिकली हमें कोई थ्रेट नहीं है, इंटरनेशनली हर तरफ से सफारती तौर पर जो है वो एक स्वीट स्पॉट हमें मिला हुआ है, तो एस्टैब्लिशमेंट के पास तो कोई ज्यादा इंसेंटिव नहीं है इस वक्त कॉम्प्रोमाइज करने का। और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ये सेंस कर चुके हैं कि इस सूरत हाल में अगर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया तो उनकी जो भी सियासत है रही सही जो रह गई है वो भी खत्म हो जाएगी। तो अनफॉर्चुनेटली आदिल मुझे लग रहा है कि दोनों तरफ से ना इंसेंटिव है और ना ही कोई विल है कि मामलात को बेहतर किया जाए। आई थिंक ये ऑल और नथिंग वाली गेम हो रही है, जीरो सम गेम हो रही है, किसी को जीतना पड़ेगा किसी को हारना पड़ेगा। सियासत में ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी लग रही है। मलिक साहब, एक तासुर ये जो है कि इमरान खान किसी भी सूरत पीछे नहीं हट रहे, किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, आप इससे अग्री करते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में ये तासर पीटीआई ने बनाया है। ओके। उनके लिए ये तासर बनाना इसलिए जरूरी था कि वो इमरान खान साहब को एक हीरो के तौर पे और एक मुश्किलात बर्दाश्त करने वाला और जेल बर्दाश्त करने वाला लीडर के तौर पे वो पेश कर रहे हैं। इमरान खान साहब पहले रोज से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, इमरान खान साहब डील भी करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इमरान खान साहब मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। आप उनके तसलसल के साथ जो बयानात हैं, उनके एक्स पे पैगामात हैं, अगर उनको आप सामने रखें, आप कोई अंधा ही होगा जो इस बात से नहीं मानेगा। वरना इमरान खान साहब ने ये बात बारहा कही है और इसका जिक्र किया उन्होंने कि एस्टैब्लिशमेंट अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर करे
बातचीत करने को तैयार हैं। आपको याद होगा आर रवि साहब लाहौर आए थे, लाहौर में उन्होंने मीडिया से बातचीत की और ये कहा कि हम इस्टेब्लिशमेंट का दरवाजा नाक कर रहे हैं, आगे से दरवाजा उन्होंने बंद कर रखा है और हम बाहर बैठे रहेंगे, हम इंतजार करेंगे कि दरवाजा खोले, हमारी उनसे बातचीत हो जाए। इमरान खान साहब तो रेडी हैं और वो बातचीत भी करना चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के। हाँ, इमरान खान साहब का जो रवैया रहा इक़्तिदार से निकलने के बाद वो काबिल कबूल नहीं है। उससे रिवर्स जब तक इमरान खान साहब करके अपना पूरा ट्रस्ट बहाल नहीं कर लेते, मेरा नहीं ख्याल उनके लिए कोई ऐसी गुंजाइश है कि वो दोबारा इक़्तिदार की कुर्सी पर आकर बैठ सकेंगे। मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हो जाएगी, लेकिन ये हमें नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब वजारत उज़्मा के करीब जाते हुए दिखाई इसलिए नहीं देते कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको अगर मैं बड़ा तेजी से तज़किरा कर दूं। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ने जब GHQ जाने का फैसला किया था और ये कहा था कि शहबाज शरीफ साहब के पास आर्मी चीफ की तैनाती का कोई इख्तियार नहीं है और ये तैनाती नहीं होनी चाहिए। वहाँ मामला देखा गया कि एक सीनियर सियासतदान, एक फार्मर जो है वो प्राइम मिनिस्टर, अगर इस हद तक सियासत में जा सकते हैं तो फिर सियासत कहाँ जाएगी। फिर उसके बाद 9 मई उनके आज तक गले पड़ा हुआ है और उसके साथ फिर इमरान खान साहब के मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो बयानात थे, आपको याद होगा DGI को, DGC को, आर्मी चीफ के बारे में उनके जो बयानात हैं, ये मुसलसल उस पे जो है। मलिक साहब जरा क्विक कमेंट कीजिएगा क्योंकि मैंने पे न्याजी साहब के पास जाना है। क्विक कमेंट कीजिएगा, आपके ख्याल में जो पैरोल वाला उन्होंने एक फुल टॉस दिया था, ये इसी कॉन्टेक्स्ट में दिया था कि यार मुझे किसी तरह निकालो बाहर, किसी तरह मुझे यूटिलाइज करो, मतलब चाहे अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में करो। खान साहब तैयार है, मैं आपको इसकी तो ये पैरोल पे सोचने वाला सीन आप समझते हैं कि ये हिंट थी उनकी तरफ से? खान साहब तैयार थे। देखिए अली मीर गंडापुर साहब ने क्या कहा कि मामला 99% बेहतर हो गए थे, चीजें तय हो रही थी, फिर क्यों नहीं हो सका? इसलिए कि बुशरा बीबी साहबा जो है उन्होंने जो है वो जिद कर दी। सो आप समझते हैं कि ये हिंट थी उनकी तरफ से? जी जी। अच्छा न्याय साहब मुझे ये बताइएगा, एक तो ये नवंबर में जो आने की बातें कर रहे हैं, आपके ख्याल में नवंबर से कुछ अचीव कर सकेंगे दोबारा अगर आते हैं तो, या वही होगा जो 9 मई, जो 26 नवंबर और उसके बाद मजीद केसेस का सामना PTI को और सख्ती बर्दाश्त करना पड़ी, ये हालात होंगे या कुछ अचीव कर सकेंगे? क्योंकि स्ट्रेटजी तो वही पुरानी है कि हम वहाँ से आएंगे और एहतजाज करेंगे। और आपके ख्याल में जो पैरोल वाली बात उन्होंने की थी कि मुझे निकालो मैं बात करूँ, ये कोई हिंट थी इसमें गवर्नमेंट के लिए कि भाई मुझे निकालो, कोई रास्ता बनाओ? आदिल, इमरान खान एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट मेरे जैसे हैं जिनकी अकल भी महदूद है, बस सिर्फ यही एडवांटेज है कि मैं उनको ज़ाती तौर पर बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, उनके इन्स एंड आउट। अकल के मामले में तो आप कदरे बेहतर हैं उधर से, लेकिन आपकी ये कसरे नफ्सी से काम ले रहे हैं आप। नहीं, मैं तो एनालिस्ट के लिहाज से कह रहा हूँ, मेरे सामने जो आप लोग बैठे हैं उनके मुकाबले में ज़ाहिर है कि मैं जो है उस तरह मेरे पास सबसे ज़्यादा सीनियर और सबसे ज़्यादा तजुर्बेकार। जज़ाकल्लाह जी। अच्छा, इमरान खान एक बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। अब मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल, अगर मैं मलक साहब के आर्गूमेंट यूज़ करूँ तो इसी के अंदर मेरा मुख्तलिफ है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को बड़ी बारीक बीनी से वॉच कर रहा हूँ। उनके हर, वो कहते हैं ना, एक अंग्रेजी गाना था हमारे ज़माने में जब हम नए नए जवान हो रहे थे कि पुलिस का तक एवरी ब्रेथ यू टेक, एवरी मूव यू मेक, स्टेप यू टेक, आई एम वॉचिंग यू। तो मैं उनको बिल्कुल बारीक बीनी से देख रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि पहली एक मोटी सी बात कर ले, मोटी 8 फरवरी के बाद इमरान खान साहब का रवैया चेंज होना बनता था। उनको ये गुमा हुआ, बिल्कुल जायज़ गुमा है कि लोग टूट के आए हैं और बग़ैर सिंबल के जिस तरीके से उन्हें इलेक्ट कराए हैं और जिस तरीके से उनसे उनको ये जो ख्याल है कि उनसे जो जीत जो है वो छीनी गई है, ये अलग बात है। वो कहते हैं जी मेरे पास 90% सीट थी, भले से 50% हो या भले से 45% हो या 50% हो, लेकिन ये एक कॉन्टेस्ट ऐसा था कि जिसने पाकिस्तान की सियासत को आज तक, एक RTS इलेक्शन ने 2018 ने और एक 2000 फरवरी का इलेक्शन ने पूरा गंदा किया हुआ है और इसको खासा गंदला किया सियासत को। अब उसमें उनको जब ये इतनी हमंगस किसी को सपोर्ट, हमने प्रैक्टिकल सियासत की नहीं है, लेकिन अगर आप नारे लग रहे हो और लोग आपके पीछे हो, दीवाना मार हो, तो आप सियासत कर रहे हो, तो ये माइंड सेट होता है, नफ्सियात हो, ये इंसान की बिल्कुल फ़र्क होती है। पहली बात ये मोटी रखें। दूसरी मोटी बात रखें, और ये आपके आगे मैं इसको समझ करूँगा तो ये दोनों चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल है। दूसरी, इमरान खान साहब जो हैं वो एक लम्हे के लिए भूल जाएँ कि वो पॉपुलर हैं, लेकिन उनकी एक ऐसी आदत है जो उनको शायद क्रिकेटिंग ज़माने में उनकी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोड़ा बन गई है, और वो ये है अपने आप को मीडिया के अंदर कायम दायम रखना।
जब ये इमरान खान निकलते हैं, मैं खुद उसको बड़ा उसके बारे में तज़ीक़ा में या तंज़िया मेरा होता है जी कि जब आपको पता है कि आपने नाकाम होना है, जब आपको पता है कि आपका नाकाम का शानदार तजर्बा है, जब आपको पता है कि आपकी सियासी लीडर जो है, जो अभी आपने जिक्र किया कि सिफर बटे सिफर है, 29 साल से पार्टी को बने हुए 29 साल हो गए, एक सियासी फैसला आप ठीक नहीं कर सके। तो इसके साथ ही मेरे अंदर मुझे ये जो ख्याल है वो उसकी भरपूर जगह मौजूद है कि इमरान खान साहब इनफैक्ट मीडिया में मौजूद रहने के लिए वो जरूर कहते हैं ना, चाहे सोहेल अफरीदी से हो सकता है वो बड़ा काम ना लेना चाहते हो और हम राइस के पहाड़ बना रहे हो या पहाड़ों की राई बना रहे हो और हम कह रहे हो कि ये सूबे लड़वाना चाहते हैं। ये थोड़े कि हम सोहेल अफरीदी को डिस्कस करते रहे, 5-10 दिन आगे आने वाले दिनों में करेंगे और इमरान खान के बैकग्राउंड में होगा। आज हम इमरान खान को डिस्कस कर रहे हैं। आप देख लें कि सारी सियासी जमातें जो हैं वो इररिलेवेंट हैं। ये नहीं कहते उन गैर मकबूल हैं या किसा तमाम हो गया, लेकिन उनके डिस्कस करने के लिए हुकूमत इतनी बड़ी है, उसका हम डिस्कस नहीं करते, कोई इवेंट नहीं होता। या हम एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान के प्राइम में डिस्कस कर रहे होते हैं, ये जितना हमें इजाज़त होती है, या हम इमरान खान को कर रहे होते हैं। ये दो चीज़ें हैं कि जिसने इमरान खान साहब को जो है ये सारे काम करवा रहे हैं। एक तो उनका ये ख्याल है कि मैं चूँकि 8 फरवरी का इलेक्शन के बाद दबाव देने का ख्याल है कि उनका कि मीडिया पर दबाव आए। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं जो उसमें मैंने बात चूँकि बहुत लंबी हो गई थी तो मैं मुख्तसर की, लेकिन अब आपने उसका जिक्र दोबारा से रेलेवेंट हो गई है क्योंकि आपने उसको पिक किया। मैं ये पीएस पार्टी वालों को उस वक्त भी कहता था, अभी मैं बेशुमार दफ़ा लिख चुका हूँ कि आप चश्मे तस्वर में समझें कि भुट्टो साहब जो है 1983 में बेनज़ीर नहीं डील करके गई थी, भुट्टो साहब खुद डील करते थे जवाहर के साथ, और फिर ये चश्मे तस्वर में कहेंगे भुट्टो साहब खुद 1986 में आते 10 अप्रैल को जो बेनज़ीर आई ने कदम रंजा फरमाया था लाहौर में। मैं हकीकत समझता हूँ कि पाकिस्तान ये इमाम खुमैनी का निज़ाम अब भूल जाते। ये जो मेरी गलत फहमी है वो कम अज़ कम हमारे साथ मिसालें मौजूद है कि नवाज शरीफ साहब जो है कितना तज़ीक़ आमेज़ मुआहिदा करके गए थे। यकीन यानी उनके पार्टी के हम सारे हमारे दोस्त थे, सारे थे, वो बेचारे मुँह उठा के हमारे सामने आते नहीं थे। लेकिन जब 2007 को आए 24 नवंबर को नवाज शरीफ साहब, तो उससे लेके 2021 तक नंबर 1 भी नवाज शरीफ साहब थे, नंबर 2 भी नवाज शरीफ साहब थे, नंबर 3 भी नवाज शरीफ साहब थे। जब बावजूद है कि इमरान खान साहब की पूरे एस्टेब्लिशमेंट जो थी तन मन के साथ रही थी। दूसरी बात यह है कि आप एक बहुत और कहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो साहब इसी तरह 90% के अपने आप को समझते थे कि मैं लीडर बन गया हूँ। उनकी किताब पढ़ें इफ आई एम असैसिनेटेड में क्या कहते हैं, ये पाकिस्तान मेरे साथ है, कैसे ये कदर कर सकेगा। लेकिन बावजूद जब 88, 1993, 2008 3 दफ़ा गवर्नमेंट बनाई, तीनों दफ़ा कोलिशन बना सकी मुस्लिम लीग नून को। ये तो जो है ना एडवांटेज है कि उसने 2 गवर्नमेंट जो है वाज़े मेजॉरिटी के साथ बनाई। तो इमरान खान साहब जो हैं उनको इन हालात में करना है, वो मीडिया में रहने से वो जिंदा है, लेकिन ये निज़ाम उनके लिए ख़तरनाक है। मैं आज भी कहता हूँ हकीकत 10 बस्ते खलास के साथ क्या कोई बंदा उन तक ये पहुँचाए कि भाई आप मामला कर लें, कल किसे देखिए 5-10 साल बाद हो सकता है इन्हीं के खिलाफ जो है, क्योंकि ये हमारा साइकिल है, इन्हीं के खिलाफ आपकी ज़रूरत पड़ जाए। किसी जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब की पड़ जाती थी, बेनज़ीर की पड़ जाती थी, तो इससे तो निकलने का एक ही तरीका है। बाकी चीज़ें जो है वो उनको जो काम कर रहे हैं वो कहते हैं पलट झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का पहाना। मीडिया में रहने का उनको फ़न आता है और यकीन यानी वो सबको मबूत रखेंगे। आप उनको ना चाहते हुए भी, मलिक साहब भी, आप भी सब करेंगे। थैंक यू सो मच हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, फ़ाद हुसैन साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब, नाज़रीन हमने गुफ्तगू सुनी। इंटरेस्टिंग दिन है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के आगे भी, क्योंकि ये बहरहाल पॉलिटिशियंस ने रास्ता बनाना है। जिस तरह के भी हालात होते हैं उसमें से आपने रास्ता, अगर टकराव की सियासत करेंगे तो नतीजा भी टकराव के नतीजे में जो कुछ होता है वही होगा। और अगर कोई पॉलिटिशियंस रास्ता निकालना चाहते हैं तो उनके पास अभी स्पेस थोड़ी बहुत मौजूद है जिससे वो रास्ता निकाल सकते हैं, लेकिन देखना ये है कि आगे क्या होता है। आदिल अब्बास को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।